हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। हाँ, तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, काम आने वाले टॉपिक है और हर कंपटीशन एग्जाम में काम आता है। ऐसा नहीं है कि 12th बोर्ड एग्जाम में ही काम आए। तो ध्यान से सुनना। तो विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा का मतलब क्या है, पहले तो ये बात करते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम पहले चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब जो होता है वो होता है कि एनर्जी बटे वॉल्यूम। क्या होता है? एनर्जी बटे वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किया गया कार्य, और वो भी किसमें? इतने आयतन में। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि एकांक आयतन में किया गया कार्य। क्या बोलेंगे इसको? एकांक आयतन में किया गया कार्य। याद करो, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि एकांक आयतन में किया गया कार्य क्या होता है। तो याद करो कि एकांक आयतन हो चाहे कुछ भी हो, हम जब हम बात करते हैं कि जैसे हमने बात की कि द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है। ठीक है, ऐसे फ्लक्स बटे क्षेत्रफल क्या होता है, फ्लक्स बटे क्षेत्रफल क्या होता है। तो इन सब की हम चर्चा कर रहे थे। आवेश बटे लंबाई क्या होती है, आवेश बटा क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान घनत्व। क्या बोलते हैं इसको? द्रव्यमान घनत्व। इसको क्या बोलते हैं हम? फ्लक्स घनत्व। याद करो, इसको क्या बोलते हैं हम? फ्लक्स घनत्व। फ्लक्स घनत्व का मतलब, घनत्व क्या होता है? घनत्व का मतलब होता है कि जिस राशि का हम निकाल रहे हैं वो राशि तो यहाँ आ गई। ठीक है, और यह राशि जिसके अंदर निहित होती है, जिसके अंदर इसमें निहित होती है वस्तु के अंदर। वस्तु के अंदर क्या क्या चीज होती है? लंबाई हो सकती है वस्तु की, वस्तु का क्षेत्रफल हो सकता है, वस्तु का आयतन हो सकता है। ठीक है, तो जो राशि ले रहे हैं हम, भौतिक राशि ले रहे हैं, उसका जो बंटवारा है या वो राशि जो है वो वस्तु के किस भाग में स्थित है, आयतन में स्थित है या क्षेत्रफल में स्थित है या लंबाई में स्थित है। ठीक है, तो वो कहलाता है उसका घनत्व। तो देखना ध्यान से, ऐसी ही कुछ कंडीशन यहाँ पर बन रही है। तो ये क्या है? ऊर्जा बटे आयतन। तो इसका मतलब, इसको हम क्या बोलेंगे कि इतने आयतन में इतनी ऊर्जा। तो इसको हम बोलेंगे ऊर्जा घनत्व। क्या बोलेंगे इसको? ऊर्जा घनत्व। तो टॉपिक में अगर वो हमसे कह दे कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा ज्ञात करो, या फिर वो हमसे कहे कि विद्युत क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व जो है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम ये सेम डेरिवेशन करेंगे। ध्यान रखना कि ऊर्जा, एकांक आयतन में ऊर्जा का जो मतलब होता है वो ये होता है, इसको हम बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। ठीक है, हाँ जी, तो ध्यान से सुनना। अब चर्चा कर लेते हैं कि इसका जो मतलब है वो क्या है। ठीक, तो एकांक आयतन में ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। तो एकांक आयतन में ऊर्जा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर ये कोई हमने एक गोलीय कोष ले लिया। गोलीय कोष समझ रहे हो? गोलीय कोष का मतलब होता है खोखला गोला। गोलीय कोष का मतलब क्या होता है? खोखला गोला। और खोखले गोले को जब हम आवेशित करते हैं, देखो आवेशित तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र, बात समझ में आ रही है ना। और विद्युत क्षेत्र कब होगा? जब आवेश होगा। तो जब मैं इस गोलीय कोष पर आवेश का वितरण करूंगा, गोलीय कोष पर आवेश का वितरण। अब देखो यहाँ मैंने खोखला गोला ही क्यों काम में लिया? सबसे पहली बात तो गोलीय कोष ही हम क्यों काम में ले रहे हैं? तो देखना, अगर मैं इसको ठोस गोला लेता तो इस ठोस गोले के आकार में, आयतन में वृद्धि या कमी करना बहुत इम्पॉसिबल होता। बात समझ में आ रही है ना? बहुत टेढ़ा काम है। ठीक है, लेकिन जब खोखले गोले की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो खोखले गोले के आयतन में वृद्धि और कमी, जैसे साबुन का बुलबुला होता है, याद है? जैसे साबुन का बुलबुला होता है, गुब्बारा होता है। ठीक है, तो इनके आयतन में वृद्धि और कमी हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? गोलीय कोष की बात कर रहे हैं, खोखले गोले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि हमने एक खोखला गोला ले लिया
और इस खोखले गोले को एक समान रूप से क्या कर दिया भाई, आवेशित कर दिया। इस खोखले गोले को एक समान रूप से क्या कर रहे हैं, हम आवेशित कर रहे हैं। और जब एक समान रूप से आवेशित कर रहे हैं तो बताओ कि विद्युत क्षेत्र जो होगा वो कहां होगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र कहां होता है गोले कोष के लिए, तीन स्थितियां होती हैं अपने पास। क्या क्या, एक तो गोले से बाहर हो सकता है, एक गोले की सतह पर हो सकता है और एक गोले के अंदर हो सकता है। और उस बिंदु पर हम क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे थे। तो देखना कि दो के लिए तो हम चर्चा कर रहे थे क्या, कि एक तो बाहर स्थित था उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सतह पर था उसके लिए क्या होती है, और अंदर क्या होती है। तो बताओ अंदर क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले कोष के लिए। तो बताओ अंदर कोई आवेश होगा क्या खोखले गोले के लिए, नहीं होगा। तो जब अंदर आवेश नहीं होगा तो उस कंडीशन में अंदर क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। गोले के अंदर, खोखले गोले के अंदर, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर, इसका मतलब क्षेत्र जो हम ज्ञात कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम ज्ञात कर सकते हैं वो या तो सतह पर कर सकते हैं या इस गोले के बाहर कर सकते हैं। क्लियर, हाँ जी। मान लेते हैं कि गोले का ये हो गया केंद्र बिंदु, ठीक है, और इस गोले की जो त्रिज्या है वो हमने मान ली क्या है, कैपिटल आर मान लेते हैं। चलो ठीक है, या फिर स्मॉल आर मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। चलो स्मॉल आर मान लो चाहे कैपिटल आर मान लो, वो अपने आप पे डिपेंड करेगा। ठीक, अच्छा अब दूसरी बात ये है यहाँ पर कि जब हमने यहाँ पर ये स्मॉल आर मान लिया तो इसका मतलब है कि सतह पर जो क्षेत्र की तीव्रता है वो कांस्टेंट होती है और बाहर जो होती है वो परिवर्तित होती है। बिंदु P कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इस गोले की जब हम बात कर रहे हैं तो देखना इसकी त्रिज्या हमें मान ली हमने स्मॉल आर है, लेकिन इसकी सतह पर वितरित आवेश हमें ज्ञात नहीं है। तो सतह पर जब वितरित आवेश ज्ञात नहीं है, हमें कुल आवेश चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि सब मान लेते हैं कि सतह को छोटे छोटे अल्पांशों में, अल्पांश क्षेत्रफलों में क्या मान लें, विभक्त मान लें, और एक क्षेत्रफल पर आवेश निकाल लें, उस पर आवेश निकल जाएगा, उसके बाद हम उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, टोटल क्षेत्रफल पर कुल आवेश आ जाएगा। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो आवेश का वितरण हो रहा है उस आवेश के वितरण जो है वो हम एकांक क्षेत्रफल पर मान लें, और एकांक क्षेत्रफल पर वितरित जो आवेश होता है वो कहलाता है सिग्मा। सिग्मा मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व। मतलब मान लिया कि इस गोले के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित जो आवेश है या पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो कितना है, सिग्मा। क्लियर, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम चर्चा कर रहे हैं कि एकांक आयतन में ऊर्जा का मतलब क्या है। तो सुनना ध्यान से कि इस गोले को या तो हम क्या कर दें, संपीड़ित कर दें चारों तरफ से एक समान रूप से, ठीक है, और या फिर इस गोले के आकार में क्या कर दें, वृद्धि कर दें। तो पहली बात तो ये सुनो कि जब हम इसको आवेशित करते हैं, गोले को, गोलीय कोष को जब आवेशित करते हैं तो इस पर जो विद्युत बल लगेगा वो कहां लगेगा, उसकी दिशा जो होगी वो किधर होगी, ठीक है। तो बताओ इस पर स्थित जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किधर होती है, प्लस आवेश है, तो बताओ हमेशा किधर होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। ये हम बात कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो उसकी दिशा जो होगी वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि जैसे बात करते हैं कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए, अब आवेश कैसा भी दिया जा सकता है, वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है। तो आवेशित जब किया जाता है किसी गोलीय कोष को, तो आवेशित करने के दौरान उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा कि देखना ध्यान से, जब क्षेत्र की तीव्रता इधर है तो F बराबर QE, F बराबर QE वेक्टर। देखो ये तो है E वेक्टर की दिशा, बाहर की बात कर रहे हैं हम, अंदर तो है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो अंदर तो कितना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 है, तो इसका मतलब अंदर तो होगा नहीं, ठीक है। तो बाहर विद्युत बल लगेगा और वो कितना लगेगा, F बराबर QE वेक्टर, यानी बल की दिशा भी किधर होगी, इसी दिशा में होगी। इसका मतलब ये बल इसके आकार में क्या करेगा, वृद्धि करेगा, ठीक है। तो जब किसी साबुन के बुलबुले को या फिर किसी गोलीय कोष को हम एक समान रूप से आवेशित करते हैं
तो उस गोले के आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है, या आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। हाँ जी अब हम क्या कर रहे हैं कि देखना, अगर मैं इसी दिशा में इस गोले के आकार में वृद्धि करता हूं तो क्या क्षेत्र के विरुद्ध कार्य हो रहा है। गौर से सुनो कि अगर ये गोला इसी दिशा में बढ़े, इसी दिशा में बढ़े, तो बताओ क्या इस क्षेत्र के विरुद्ध कार्य किया जाएगा। भाई यहां जो कार्य माना जाएगा, जो ऊर्जा मानी जाती है, स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। मतलब क्षेत्र किस दिशा में ले जा रहा है इस गोले को, देखो ध्यान से देखो, क्षेत्र किस दिशा में ले जा रहा है, इसको बाहर की ओर ले जा रहा है। ठीक है, और अगर हम इसको अंदर की ओर लाएं तो देखो इस क्षेत्र के विरुद्ध हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा, और वो किया गया कार्य ही क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य ही क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, एकांक आयतन में ऊर्जा होगी। ठीक है, या फिर हम ऊर्जा घनत्व उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन में जो ऊर्जा है वो क्या है कि जब हम किसी गोलीय कोष को या खोखले गोले को जब एक समान रूप से आवेशित करते हैं तो उसके आयतन में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आयतन में क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो इस आयतन में परिवर्तन के दौरान जो अपने पास किया गया कार्य होगा या स्थितिज ऊर्जा होगी, वही स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है, एकांक आयतन में जो उत्पन्न स्थित ऊर्जा है वो स्थित ऊर्जा कहलाती है क्या, ऊर्जा घनत्व। ठीक है, और उसी का मान हमें क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। तो पहले बताओ कि हमें काम क्या करना है, क्षेत्र के विरुद्ध करना है, और क्षेत्र के विरुद्ध करना है तो इसका मतलब इसको क्या करो, अंदर की ओर संपीड़ित करो। क्या करो, अंदर की ओर संपीड़ित करो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस गोलीय कोष को, ठीक है, पहले तो ये बताओ कि क्षेत्र के कारण जो विद्युत बल लगेगा एकांक क्षेत्रफल पर वो कितना लगेगा। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे उसी अनुसार यहाँ पर चर्चा करते हैं कि मान लेते हैं कि माना गोलीय कोष का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व कितना मान लिया, सिग्मा मान लिया। तब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या होता है भाई, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल वो हमने मान लिया था dF/dA, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, कितना आया था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ε0 आया था। और यही बल क्या था, अपना दाब था, प्रेशर था, समीकरण नंबर 1 यही था। ठीक है, तो बताओ यहां से अगर हम देखें तो बल बराबर क्या होगा, या dF बराबर आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, डीए का इधर गुणा कर दूं तो दाब इंटू क्षेत्रफल हो जाएगा P इंटू डीए, और P इंटू डीए बराबर DF बराबर आ जाएगा अपने पास, P का मान कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ε0 इंटू डीए। ठीक है, और अगर हम टोटल बल की बात करें तो टोटल बल कितना होगा पूरे पृष्ठ पर, ये तो अल्पांश पर था, लेकिन अगर हम पूरे पृष्ठ पर बात करें तो टोटल बल कितना आ जाएगा, कुल बल आ जाएगा अपने पास कितना, F बराबर, इसका समाकलन कर दें तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ε0 कांस्टेंट वैल्यू है, और इंटीग्रेशन ऑफ डीए। अब देखना यहाँ पर, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ डीए जो है वो कितना है, कितनी त्रिज्या गोले की, तो ये किसका क्षेत्रफल है, गोलीय कोष का क्षेत्रफल है, खोखले गोले का क्षेत्रफल है, गोलीय कोष का क्षेत्रफल, और गोलीय कोष का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। ध्यान रखना, r इस गोले की त्रिज्या। तो यहां से बल बराबर जो आएगा अपने पास वो क्या आ जाएगा, F बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ε0 इंटू 4πr²। यह आ गया बल, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो हमें करना क्या है, पहले बोल दिया था मैंने, अब दोबारा बोल रहा हूं, क्या करना है
कि सबसे पहले तो ये देखना है कि इसकी सतह पर यानी इसके आकार वृद्धि करने के लिए जो बल कार्य कर रहा है वो कितना है। तो कितना बल लग रहा है, वो इतना लग रहा है, ठीक है। यानी इसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो दाब है वो कितना है इसके कारण, और इसी दाब के कारण इसके आकार में वृद्धि होगी, ठीक है। तो कितना है, वो कितना है सिग्मा स्क्वायर अपॉन एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और इसी को हम प्रेशर कहते हैं। तो बल कितना लगा, dF बराबर dA का इधर गुणा करेंगे, P का मान ये था अपना, ये रख दिया, और कुल बल जो आया अपने पास इसका समाकलन कर देंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो बल आ गया अपने पास कितना, F बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर, हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये बल मैं यहां साइड में लिख रहा हूं। तो ये आ गया अपने पास F बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये समीकरण अपना 2, ठीक है। ये बता रहा हूं इधर से। हाँ जी, क्या करना है हमें तो किया गया कार्य ज्ञात करना है क्षेत्र के विरुद्ध। तो हम क्या करें, इस गोले को संपीड़ित करें, ठीक है। तो मान लिया जाए कि हमने इस गोले को चारों तरफ से एक समान रूप से संपीड़ित कर दिया, और कितनी दूरी तक संपीड़ित किया, वो मान लिया हमने इसको dr दूरी क्या कर दिया, संपीड़ित कर दिया। ये लो साहब, ये dr दूरी हमने क्या कर दिया, संपीड़ित कर दिया, ठीक है। तो इस dr दूरी संपीड़ित करने में जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, ठीक है। तो देखना ध्यान से, चित्रानुसार गोलीय कोष को चारों तरफ से एक समान रूप से dr दूरी संपीड़ित करने में किया गया कार्य कितना होगा, क्या होता है कार्य बराबर। अब देखना dr दूरी कर रहे हैं, अल्पांश कर रहे हैं, तो अल्पांश के लिए अल्पांश कार्य होगा। तो dw बराबर जो आएगा, कार्य बराबर क्या होता है बताओ, क्योंकि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, जो कि हम पढ़ के आए, ठीक है, 11th क्लास के अंदर, बल इंटू विस्थापन। तो बल कितना, ये लगेगा बल, तो ठीक है। तो बल F, ठीक, और इंटू कितना dr दूरी, ये लो साहब, ठीक है। अब कार्य कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि। अब यहां देखो एक बार कि बल जो लगा रहे हैं हम वो किधर लगा रहे हैं, अंदर की ओर, और dr दूरी भी किधर है, अंदर की ओर। देखो ध्यान से, क्यों, इसको संपीड़ित करना है तो बल किधर लगेगा, अंदर की ओर, ठीक है। और dr दूरी भी किधर आ रही है, अंदर की ओर, ठीक है। तो दोनों एक ही दिशा में हो गए, और एक ही दिशा में हो गए तो F डॉट dr वेक्टर होता है, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर होता है, ठीक है। और F वेक्टर डॉट dr, इसका मतलब वेक्टर हटाएंगे तो डॉट गुणन हटाएंगे तो क्या आएगा, cos थीटा, और cos 0 का मान थीटा बराबर कितना है 0 डिग्री, और cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मान रख दिया, ठीक है। तो F का मान समीकरण 2 से रखने पर, 2 से मान रखने पर क्या आएगा बताओ, dw बराबर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। ये लो सर, ये किया गया कार्य आ गया अल्पांश के लिए, कितना आ गया, समीकरण नंबर 3 आ गया, ठीक। कि dw बराबर आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। क्लियर, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बताओ मेरे को कि यहां देखो गौर से, E जब तक मैंने इसको संपीड़ित नहीं किया था तब तक E बराबर 0 जो था वो कहां तक था, कैपिटल R दूरी तक था, ठीक है। कहां तक था, कैपिटल R दूरी तक था। क्लियर। तो जब मैं इसको संपीड़ित कर रहा हूं तो इसका मतलब प्लस आवेश यहां आएगा, इस सतह पर यहां आएगा अंदर, ठीक है। तो बताओ मेरे को कि
E बराबर जीरो वाला जो भाग है, E बराबर जीरो वाला जो भाग है, इसके आयतन में क्या हो रही है, देखो गौर से क्या हो रही है, पहले कहां तक था, इतना था, अब क्या हो गया, इतना हो गया, कौन हो गया, कौन हो गया, E बराबर जीरो हो गया, कौन हो गया, E बराबर जीरो। तो आयतन में जो कमी हो रही है वो किसके में हो रही है, आयतन में जो कमी हो रही है वो किसके में हो रही है, वो रही E बराबर जीरो में। देखो गौर से, पहले यहां तक था, फिर इतना हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब E बराबर जीरो के आयतन में तो क्या हो रही है, कमी। और इस E वेक्टर के मान में देखो, पहले तो यहां से स्टार्ट हो रहा था, यहां से स्टार्ट हो रहा था, अब कहां से हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब E के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और इस E का मान क्या होता है चालक के लिए, याद करो, तो इस E का मान जो था वो था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। याद करो जब मैंने ये बोला था कि जब आर क्यू नहीं दे रखा है और सिग्मा दे रखा है, तो उस कंडीशन में किसी चालक गोले या किसी चालक सतह के लिए जो क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होती है। क्लियर। तो उसी का मान देखो, इस E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के आयतन में तो क्या हो रही है, वृद्धि। देखो पहले यहां से था, अब यहां से है। क्लियर। तो इसके आयतन में तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है इसके आयतन में, लेकिन इसके आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और वो कितनी हो रही है, तो जितनी कमी होगी उतनी वृद्धि होगी, ठीक है। तो जितनी इसके आयतन में कमी है उतनी ही इसके आयतन में क्या है, वृद्धि। तो वो निकालने हम कितना आयतन है, तो देखो गौर से, क्योंकि चित्र से E बराबर जीरो के आयतन में कमी तथा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के आयतन में वृद्धि होती है। वृद्धि समान होती है दोनों की, ठीक है, समान होती है। तो निकाल लें, अतः E बराबर जीरो के आयतन में कमी, तो आयतन में कमी क्या आएगी बताओ, तो आयतन में कमी कितनी आई, तो dv बराबर आयतन बराबर क्या होता है बताओ, क्योंकि आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल इंटू लंबाई, क्षेत्रफल इंटू लंबाई, या फिर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। याद होगा, आयतन बराबर जो होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और लंबाई इंटू चौड़ाई क्या है, क्षेत्रफल, और ये ऊंचाई, ठीक है। तो इसका मतलब इस गोले का क्षेत्रफल कितना, तो बताओ, मैं इसको लिखूं dv, आयतन बराबर क्षेत्रफल इंटू कितनी दूरी dr दूरी, ठीक है। तो दूरी दे रखी हमें, तो इसका मतलब इस दूरी में इस क्षेत्रफल का गुणा कर दूं तो आयतन में कमी आ जाएगी। तो बताओ क्षेत्रफल कितना, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, इंटू दूरी कितनी, dr। तो इसका मतलब इतने आयतन में कमी हुई। ये समीकरण नंबर 4। आयतन में जो कमी आई निकल के वो कितनी आई, dv बराबर 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। क्लियर। तो समीकरण 4 से देखो मान, ये वाले मान की जगह ये वाला मान देखो गौर से, 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। तो इसके स्थान पर मैं dv लिख दूं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताओ, किया गया कार्य, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं, हाँ जी, ऊपर से मिटा रहा हूं। तो देखो समीकरण 4 से मान 3 में रखने पर क्या आएगा बताओ, dw बराबर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो इंटू इसके स्थान पर ये वाला मान रख रहा हूं dv, ठीक है। समीकरण नंबर 5। तो यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो dw बराबर आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो इंटू dv। क्लियर। तो आयतन में वृद्धि हो चाहे कमी हो, किया गया जो कार्य है वो इतना होगा, ठीक है, करने में किया गया कार्य इतना होगा, संपीड़ित करने में किया गया कार्य। हाँ जी। तो देखो, तो अतः है, तो संपूर्ण कार्य देख ले हम, अतः किया गया संपूर्ण कार्य निकालें। तो संपूर्ण कार्य जो होगा, संपूर्ण कार्य तो क्या करें बताओ, इसका समाकलन करते हैं पूरे का, तो क्या आ जाएगा,
डी डब्ल्यू बराबर समाकलन बराबर डब्ल्यू, यही तो होगा किया गया कुल कार्य। तो किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य, कुल कार्य कितना है, डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू टीवी। ठीक है, तो वी आयतन में जो संपीड़ित करने में जो किया गया कार्य है उसका मान कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, और सिग्मा स्क्वायर अपॉन जो 2 एप्सिलॉन 0 है वो क्या है, कांस्टेंट राशि, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी आ जाएगा। ठीक है, तो इतने आयतन आप कहां तक कर रहे हैं हम संपीड़ित, वो हम यहाँ पर लिमिट रख देंगे और इसका मान ज्ञात कर लेंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये आ गया किया गया कार्य, और यही किया गया कार्य, यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। ठीक है साहब, यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। ठीक है, तो ये तो किसके लिए, वी आयतन में किया गया कार्य। ठीक है, तो अगर मैं एकांक आयतन में निकालूं तो देखो पुनः समीकरण 5 से, हाँ जी, पुनः समीकरण 5 से क्या होगा, एकांक आयतन ये क्या कर रहे हो हम, ये वाला। ठीक है, तो एकांक आयतन में ऊर्जा, एकांक आयतन में ऊर्जा, देखो यही किया गया कार्य ऊर्जा है। ठीक है, और मैं याद कर रहा हूं एकांक आयतन में ऊर्जा, और इसी ऊर्जा को मैं बोलूंगा ऊर्जा घनत्व। क्या बोलेंगे इसको, ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो ऊर्जा घनत्व U बराबर जो आएगा, कैपिटल U से व्यक्त कर रहा हूं इसको, तो ऊर्जा घनत्व जो आएगा, ऊर्जा घनत्व को स्मॉल u से व्यक्त कर लेते हैं हम। ठीक है, क्यों, स्थितिज ऊर्जा को हम कैपिटल U से व्यक्त करते हैं, तो ऊर्जा जो आएगी, ऊर्जा घनत्व जो आएगा वो कितना आएगा, एकांक आयतन ज्ञात करें तो देखो डीवी आयतन में कितना है, इतना, तो एकांक आयतन में कितना होगा, dw अपॉन dv। ठीक है, और dw का मान समीकरण 5 से रख देते हैं तो कितना आएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और dv बटा dv। ठीक है, दोनों कैंसिल आउट, तो इसका मतलब u जो आएगा, ऊर्जा घनत्व जो आएगा, अर्थात u बराबर जो आएगा कितना आएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यह है ऊर्जा घनत्व, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो ऊर्जा जो घनत्व आया, एकांक आयतन में जो ऊर्जा आई अपनी निकल के, वो कितनी आई, u बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। बात समझ में आ गई, क्लियर है? एक बार और देख लो, किया गया कार्य आया dw बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू dv, तो टोटल कार्य कितना होगा किया गया, w बराबर इतना होगा, और ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, ये बाहर निकाल दी, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dv। और यही किया गया कार्य किसके रूप में संचित हो रहा है, स्थिर ऊर्जा। क्यों, संपीड़न में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य है, इसलिए इसको हम स्थिर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो एकांक आयतन में किया गया कार्य क्या होगा, dw अपॉन dv होगा। dw का मान मैंने यहां से रख दिया, ये वाला मान आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये कहलाता है एकांक आयतन में ऊर्जा या फिर ऊर्जा घनत्व। क्लियर? अच्छा, ऊपर से मिटा रहा हूं, ठीक ना। इसी समीकरण का एक दूसरा रूप और लिख लेते हैं कि चूंकि हम जानते हैं, देखो क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है। ठीक है, या सिग्मा बराबर किसके है, एप्सिलॉन 0 इंटू E के, ये। ठीक, ये वाला मान इस समीकरण में रख दें, समीकरण ए में रखने पर क्या आएगा बताओ, U बराबर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा का मान रख रहा हूं मैं, तो एप्सिलॉन 0 इंटू ई, और इस पूरे का आएगा होल स्क्वायर बटे 2। क्लियर? तो एकांक आयतन में जो ऊर्जा है वो कितनी आ गई अपने पास, 1/2, और देखो बटे में एप्सिलॉन 0 और था, ये रहा,
और एक एप्सिलॉन जीरो से एक एप्सिलॉन जीरो कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा, देखो 2 थे ऊपर तो 1 बचा एप्सिलॉन जीरो और ई का स्क्वायर। तो ये होती है एकांक आयतन में स्थित ऊर्जा। एक तो ये वाला फॉर्मूला निकल गया इसका और एक ये वाला फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, तो अगर अपने पास सिग्मा दे रखा है तो ये निकाल लेंगे या फिर पहले ई निकालो, तो या फिर हम देखो यहां से ये वाला फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं और यहां से ये वाला फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं। क्लियर, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं कि एकांक आयतन में स्थित ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो कितना होता है विद्युत क्षेत्र के लिए। किसके लिए? विद्युत क्षेत्र के लिए। देखो चुंबकीय क्षेत्र के लिए अलग होता है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो विद्युत क्षेत्र के लिए जो होता है वो ये वाला फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन आते हैं उनमें ऐसे ही रूप धर देगा। ठीक है, रख देगा और उसके बाद कहेगा कि कौन सा सही है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। तो U बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो या फिर U बराबर 1/2 एप्सिलॉन जीरो इंटू ई स्क्वायर। क्लियर, अगर कोई अन्य माध्यम दिया हुआ होता, ठीक है, और कोई माध्यम दे रखा है अन्य माध्यम के लिए, तो किसके लिए? निर्वात या वायु के लिए। अन्य माध्यमों के लिए, तो अन्य माध्यमों के लिए किसका मान चेंज होगा? केवल अन्य माध्यमों के लिए एप्सिलॉन का मान चेंज होगा। तो क्या लिख देंगे हम? U बराबर 1/2, वहां आएगी निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर। और चूंकि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर, मान रख देंगे तो U बराबर आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी अपना बनता है। क्लियर, आई थिंक वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।